छात्रों से यही कहते हैं कि जो तुम्हारे भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं तुम उनका भविष्य ही खत्म कर दो। बिल्कुल की जा रही, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा कोई 15 साल की बच्ची तो है नहीं, परिपक्व हैं और एक बहुत अच्छी अभिनेत्री को विधान परिषद भेजना चाहिए। ये तो खैर सरकार निर्णय लेगी, लेकिन मैं विधानसभा का चुनाव तो कतई ही नहीं लड़ूंगा। 29 का लड़ूंगा इंडिपेंडेंट, ये मैंने प्लान बना रखा। बिल्कुल अखिलेश यादव जी एक युवा नेता है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, मैं तो अभी जल्दी रिसेंटली एक शो में मैंने कहा कि जितने भी 70+ नेता हैं किसी भी पार्टी के, उन सबको अब निर्देशक मंडल में आना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में आना चाहिए। और हर पार्टी के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी, अनुराग ठाकुर, अखिलेश यादव जी, हमारे तेजस्वी जी हैं, सब नए नए नेता, युवा नेता, और सब ने अपनी काबिलियत इस चुनाव में साबित की है, मेहनत किया है, दौड़ा है, भागा है। तो अब इन सबको मौका मिलना चाहिए। सबका नाम लिया आपने, राहुल गांधी का नाम नहीं? हाँ नहीं, राहुल गांधी जी का नाम मैं माफ़ी चाहता हूँ नहीं लिया। और 20 साल की एक कठोर तपस्या की है राहुल गांधी जी ने, बहुत। जिस आदमी का इतना मजाक, इतना तिरस्कार, और जिस आदमी को इतनी उपेक्षा बर्दाश्त करनी पड़ी, और उस व्यक्ति ने एक बार संसद में खुद खड़े होकर कहा कि हाँ मैं शिक्षा की धरती रही है, गौतम बुद्ध से लेकर गुरु नानक तक, और बाद में चाणक्य से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक, सभी ने शिक्षा के माध्यम से ही भारत और भारतीयता का प्रचार प्रसार किया है। आधुनिकतम युग में इस समय सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के इस दौर में अवध ओझा किसी नाम और पहचान के मोहताज नहीं है। इस समय अवध ओझा हमारे साथ जी हैं। अवध ओझा जी से जानते हैं भारत के जो समसामयिक विषय हैं उन पर क्या कहते हैं। सर, भारत और भारत की संस्कृति और भारतीय संस्कृति का विस्तार, भारतीय संस्कृति को आज जब सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर विवाद हो जाता है, करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी पर विवाद हो जाता है, तब भारतीय संस्कृति में इस सोशल मीडिया के दौर को कैसे देखते हैं? देखो भैया, ये तो प्रेम का मामला है, और प्रेम के बारे में कहा जाता है कि ना वो जाति देखे ना धर्म देखे। वो वाला लाइन है ना उम्र का बंधन, ना उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो ये मन के रिश्ते हैं, और संस्कृति किसी के विवाह करने से खतरे में नहीं पड़ती। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी से शादी किया, शादियां हमेशा ऐसे ही हुई हैं। चूँकि आज सोशल मीडिया के इस दौर में जितना भी रोमांच खबर पैदा करेगी उतना व्यूअरशिप बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और बेरोजगारी के इस दौर में कमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों का लुत्फ उठाने के लिए इन चीज़ों को इशू बनाया जाता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें फेसबुक लाइक, कमेंट और शेयर के लिए की जा रही है? अब बिल्कुल की जा रही, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा कोई 15 साल की बच्ची तो है नहीं, परिपक्व हैं और एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। हीरा मंडी में तो उन्होंने ज़बरदस्त अदाकारी की है। करीना कपूर एक अव्वल दर्जे की अदाकारा हैं। तो ये सब अदाकारा हैं और इंडिपेंडेंट हैं इकोनॉमिकली। हम उनसे ये आशा करें कि अब वो बाल विवाह के दौर तो रहा नहीं भारत में, तो जब ये लड़कियां इतनी बड़ी हैं, परिपक्व हैं, अदाकारा है, एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, तो फिर उन्हें अपने स्वयंवर करने का तो हक है ही, अपने हिसाब से वर चुनने का हक है। उन्होंने ऐसा किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और बाकी सब ढोल बजाते हैं तो उनके ढोल बजाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपको नहीं लगता कि इससे समाज में एक गलत संदेश जाता है? मैं ट्विटर पर एक कमेंट पढ़ रहा था, तो उन्होंने उसमें नीचे, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, उस व्यक्ति ने लिखा कि सोनाक्षी जा रही हो तो फ्रिज भी तैयार है और उसमें टुकड़े और फला ढिमाका, ये सारी चीज़। अभी बाराबंकी में एक साहब हैं, वो हिंदू ही जात के थे। उनकी पत्नी किसी से मोबाइल पे बात कर रही थी, तो अपने पत्नी का सर काट के थाने में ले गए थे। अभी मुश्किल से 1 महीने पहले की घटना है। हिंसा का संबंध फिर किसी धर्म से नहीं है। ऐसे न जाने कितनी तंदूर कांड, नैना साहनी कांड वो किसी मुसलमान ने किया था। जो नैना साहनी का कांड हुआ था, एक स्त्री को तंदूर में भर के उसे जला दिया गया, वो किसी मुसलमान ने तो किया नहीं था। तो ऐसा कहना कि भाई मुसलमान से अगर आप प्रेम कर रहे हो या क्रिश्चियन से या हिंदू से प्रेम कर रहे हो तो आप काटे जाओगे, ये सब निरर्थक बातें हैं। जहाँ भी हाँ हम कुछ घटनाओं को हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। नैना साहनी कांड बहुत फेमस कांड है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आदमी पंजाबी से शादी नहीं करेगा या दिल्ली वालों से शादी नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो यदा कदा घटनाएं सब जगह होती रहती हैं। इस समय पेपर लीक की घटनाएं बहुत तेज़ गति से हो रही हैं लगातार, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो पेपर लीक कांड हो रहा है। और पेपर लीक से सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है किसी को तो वो नौजवानों को है। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार, अभी तो नीट का मामला चल रहा है,
तो ऐसे मामलों को जब आप देखते हैं तो आप छात्रों से क्या कहते हैं? छात्रों से यही कहते हैं कि जो तुम्हारे भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं तुम उनका भविष्य ही खत्म कर दो, क्योंकि वोट का अधिकार तुम्हारे हाथ में है। भारत युवाओं का देश है। बैलेट, जिसके पास बैलेट की पावर है वो सरकार बदल दो। अगर तुम्हें लगता है कि सरकार तुम्हारे हित में काम नहीं कर रही है, आज डेमोक्रेटिक युग में भारत युवाओं का देश है। 18 साल प्लस उनके पास, हालांकि नीट के बड़े सारे विद्यार्थी होंगे जिनके पास अभी वोट करने का अधिकार नहीं होगा, और मैं उनके दुख दर्द से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। मैं तो देखा हूँ नीट की तैयारी करते हुए लोगों को। मैं एक शो कर रहा था, उसमें एक महिला आई थी, बोली मैं खाना लेकर अपनी बच्ची के लिए खड़ी रहती थी और वो पढ़ते पढ़ते ऐसा आलम होता था कि बेहोश हो जाती थी। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सब चीज़ों पर एक अच्छी कार्रवाई करो, और युवाओं से कहूँगा कि अगर तुम्हें लगता है कि सरकार तुम्हारी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रही है, तुम्हें अच्छा शासन नहीं दे पा रही, तो सरकार बदलो। इतनी सारी पार्टियां हैं, जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है उसे आप विपक्ष में बैठाओ। सरकार कहाँ बदल रही है? न देश की सरकार बदली, न उत्तर प्रदेश में 22 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदली। 27 का तो इलेक्शन है ही है ना। इलेक्शन तो हर 5 साल पे आते हैं, उसकी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो इलेक्शन होंगे, और अगर सरकार अच्छे निर्णय नहीं लेगी, अच्छा कोई ऐसा कदम, हालांकि मैंने सुना कि यूपी में बाबा जी ने कानून बनाया है कि अगर कोई भी दोष, बड़ा कठोर कानून आया है मैंने सुना है, आज उम्र कैद की सज़ा होगी, घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। तो एक कठोर नियम बनाए गए हैं, तो सरकार उसको लेकर जागरूक है। लेकिन अगर सरकार नहीं कर पाएगी तो 27 में उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी आपने कहा बुलडोज़र, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोज़र की नीति सही है? नहीं, बुलडोजर की नीति एक हद पर तो गलत है, मैं नहीं मानता पूर्ण रूप से वो सही है। लेकिन कभी कभी जिस प्रदेश में अमेरिका जितनी पॉपुलेशन हो, मतलब अमेरिका भारत से 5 गुना बड़ा देश है और उसकी पॉपुलेशन 30 करोड़ है, और यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़ के आसपास है, तो मुझे लगता है सरकार को ऐसा लगता है कि यार भय क्रिएट करेंगे, दूसरों के लिए उदाहरण पैदा करेंगे, लेकिन फिर भी जिसका घर टूटता है उसका दिल तो टूटता ही टूटता। मुझे पता है एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अभी आपने एक गमछा डाल रखा है, ये गमछा मैं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की रैलियों में देखा करता था। अभी तो सदन चल रहा है तो अखिलेश यादव को भी मैंने देखा। गमछा क्या संदेश दे रहा है? गमछा संस्कृति से लगाव और गुरु के प्रति आसक्ति, प्रेम का वो है। दरअसल ये गमछा है महाराज अड़गानंद का, और चूंकि अखिलेश जी का परिवार भी महाराज जी से जुड़ा हुआ है, और तो मैंने ही सबसे पहले इसे लल्लन टॉप का जब शो किया था आज से 3 साल पहले, तो मैंने गमछा पहन के ही किया था, और समाजवादी पार्टी ने मेरे बाद उसको पहनना शुरू किया। गुरु के आशीर्वाद। लगता है समाजवादी पार्टी ने आपको फॉलो किया? नहीं, फॉलो हमें नहीं किया, लेकिन गुरु के जो प्रेम मैंने प्रदर्शित किया गुरु के प्रति कि हम गुरु का सिंबल लेकर चलेंगे, उन्हें शायद इस बात का एहसास हुआ, और इस चुनाव में उनको उसका फल भी मिला है। तो निश्चित तौर पर गुरु के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखने पर अच्छे फल मिलते हैं, तो हम सब उसको पालन करते हैं। तो मैं देखता हूँ समाजवादी पार्टी का हर व्यक्ति इस गमछे को पहन के चलता है, सदन में भी लोग पहने हुए हैं। तो ठीक है, ये गुरु के प्रति प्रेम है, और गुरु का आशीर्वाद जैसे हमें मिल रहा है ऐसे उन्हें भी लगातार मिलता रहेगा। चर्चा चली थी कि अवध ओझा जी लोकसभा पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या कारण थे, टिकट नहीं मिला या टिकट आपने नहीं लिया, वो आप तय करेंगे। क्या हम 2027 में अवध ओझा को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, या मैं फिर उदाहरण आपको देता हूँ, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान को जैसे मनोनीत करके विधान परिषद भेजा गया, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को अवध ओझा जी को विधान परिषद भेजना चाहिए? ये तो खैर सरकार निर्णय लेगी, लेकिन मैं विधानसभा का चुनाव तो कतई ही नहीं लड़ूंगा। 29 का लड़ूंगा इंडिपेंडेंट, ये मैंने प्लान बना रखा। कहाँ से? ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। गोंडा से? नहीं, कैसरगंज से तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, वो हमारी सीट नहीं है। बहुत संभावना है कि मैं इलाहाबाद के अगल बगल, प्रयागराज के अगल बगल किसी सीट से चुनाव लड़ सकता हूँ। फूलपुर से? जवाहरलाल नेहरू वहाँ से? हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ से लड़ते हैं। मतलब मैं किसी अगल बगल इधर ही की सीट को चुनूंगा, और वो उस वक्त का समय निर्धारित करेगा कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। मैं 3 नाम लेने जा रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। इन 3 व्यक्तियों का भारतीय राजनीति में कैसा प्रभाव था, और अवध ओझा जी इनमें से सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हैं?
मैं इनमें से सबसे ज़्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित हूँ। वो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई आज कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 1947 का जो भारत है उसको चला पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और मैं हर उस व्यक्ति से निवेदन करता हूँ जिसको भी नेहरू जी के बारे में गलत अवधारणा है कि सुनी सुनाई बातों पर अपनी अवधारणा ना बनाएं। पहले भारत की अवस्था को समझें, बिल्कुल समझें कि भारत 1947 में किस परिस्थिति में था। आर्थिक फ्रंट पर खाने को खाना नहीं था। अमेरिका जो सुअरों को गेहूं खिला रहा था वो हमें भेज रहा था। अमेरिका और रूस हमें पैसा देने को तैयार नहीं थे। संविधान हमारा तैयार नहीं हुआ था। हमारा पहला इलेक्शन हुआ नहीं था। पाकिस्तान ने पैदा होते ही हमला कर दिया था 1948 में। चीन शत्रुता का भाव निभा ही रहा था और न जाने 400 करोड़ रुपए के आसपास हमारा रूरल डेब्ट था और खोखला करके छोड़ा था अंग्रेजों ने इस देश को। और उस खोखले देश को फिर से जीवन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने एक बहुत अच्छा शासन चलाया, बहुत बढ़िया शासन चलाया। मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी के वो जो गवर्नमेंट थी अटल जी के दौर में, वो सबकी गवर्नमेंट थी। मैंने किसी के चेहरे पर निराशा, दुख, हताशा कभी नहीं देखा। मोदी जी का मूल्यांकन उनके कार्यकाल के बाद ही होगा। हालांकि जिस दौर में वो प्रधानमंत्री बने, एक तो मैं उन व्यक्तिगत तौर पर, मैंने उनके व्यक्तित्व के स्तर पर मैं उनसे हमेशा बहुत प्रभावित रहता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो इस बात की चर्चा जरूर करता हूँ कि भारत जैसे देश में एक सामान्य परिवार से आकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं है। लेकिन जब समय के साथ साथ नीतियों का अवलोकन होगा तो यह इतिहास निर्धारित करेगा कि वो कब और कहाँ और किस जगह पर शोभायमान है। आप एक और व्यक्ति से बड़े प्रभावित रहते हैं, अखिलेश यादव। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी एक युवा नेता है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, मैं तो अभी जल्दी रिसेंटली एक शो में मैंने कहा कि जितने भी 70+ नेता हैं किसी भी पार्टी के, उन सबको अब निर्देशक मंडल में आना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में आना चाहिए। और हर पार्टी के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी, अनुराग ठाकुर, अखिलेश यादव जी, हमारे तेजस्वी जी हैं, सब नए नए नेता, युवा नेता, और सब ने अपनी काबिलियत इस चुनाव में साबित की है, मेहनत किया है, दौड़ा है, भागा है। तो अब इन सबको मौका मिलना चाहिए। सबका नाम लिया आपने, राहुल गांधी का नाम नहीं? हाँ नहीं, राहुल गांधी जी का नाम मैं माफ़ी चाहता हूँ नहीं लिया। और 20 साल की एक कठोर तपस्या की है राहुल गांधी जी ने, बहुत। जिस आदमी का इतना मजाक, इतना तिरस्कार और जिस आदमी को इतनी उपेक्षा बर्दाश्त करनी पड़ी, और उस व्यक्ति ने एक बार संसद में खुद खड़े होकर कहा कि हाँ मैं पप्पू हूँ। उनकी इस घटना से मैंने 2 ही बात निकाली थी कि या तो ये मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं और या परिपक्व हो गए हैं। तो 2024 के चुनाव ने मेरी इस धारणा को पुष्ट किया कि राहुल गांधी जी एक राजनीतिज्ञ के रूप में बहुत परिपक्व हो गए हैं। और प्री उनका निकल गया है, क्योंकि 90+ कट ऑफ जा रही है इस बार के IAS प्रीलिम्स में, तो 99 पे वो हैं, तो प्रीलिम्स उनका निकल गया है। और ऐसी मेहनत वो करते रहे तो 2024 में उनका मेंस और इंटरव्यू निकलेगा। और 24 हो गया, 29 में उनका मेंस और इंटरव्यू निकलेगा। और ईश्वर की कृपा से वो प्रधानमंत्री बनने का सपना शायद उनका पूरा हो जाए। तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अवध ओझा जी से की गई बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने सहयोगी अरुण कुमार के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, यूपी टीवी, महाराजगंज।